तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होइएगा और बिहार बोर्ड की अच्छे से तैयारी करते भी होइएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन सुमित 08 स्टडी पॉइंट पे हम लोग प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड के लिए एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 था जैव प्रकरण, उसमें से हम पार्ट 5 तक डाल चुके हैं। अब आए हैं हम पार्ट 6 पे। ठीक है, पार्ट 6 या 7 तक जाएगा। हमको लग रहा है 6 तक ही हम ख़त्म कर देंगे, 7 तक नहीं खींचना चाहेंगे। ठीक है, 6 तक ही हम कोशिश करते हैं, ख़त्म हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो 7 तक जाएगा तो हम डीपली पढ़ा रहे हैं। और डीपली पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम उस दिन बताए थे कि डीपली पढ़ाने का मकसद क्या है। तो क्योंकि जो चैप्टर 1 है जैव प्रकरण और पोषण, इसी से लगभग बिहार बोर्ड 25 नंबर का क्वेश्चन तैयार करता है, इसलिए उसको थोड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का उस दिन पढ़ लिए थे कि जो मुख गुहा है, मुख गुहा में जीभ होता है, दांत होता है, जीभ और दांत के बीच बारे में पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है मुख गुहा से जस्ट नीचे आना है ग्रसनी। ठीक है, क्योंकि हम आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आहार नाल का पहला भाग क्या था, हमारा पहला भाग मुख गुहा था। अब हमारा सेकेंड भाग क्या आएगा, ग्रसनी आएगा। ठीक है, सेकेंड भाग हमारा क्या आएगा, ग्रसनी आएगा। तो ग्रसनी क्या होता है, तो देखो भाई, जैसे ही मुख गुहा में अपना भोजन रखते हैं, ठीक है, मुख गुहा में जैसे ही अपना भोजन जाता है तो मुख गुहा में क्या होता है, जीभ और दांत होता है। जीभ क्या करता है, उस भोजन को क्या करता है, यानी कि क्या करता है, भोजन को स्वाद चखता है। ठीक है, जीभ क्या करता है, भोजन को स्वाद चख लेता है, लेकिन इसे तो पाचन नहीं ना हो रहा है। तो देखो एक चीज उसमें से शायद इस वीडियो में नहीं दिए थे, एक चीज इसमें छोड़ रहे हैं, लार ग्रंथि। ठीक है, हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और वो कौन कौन है, तो देखो भाई, सबसे पहले है पैरोटीड ग्रंथि। किधर लिखे, सबसे पहले है हमारा पैरोटीड ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, पैरोटीड ग्रंथि, पैरोटीड लार ग्रंथि। ठीक है, और हमारा दूसरा हो जाएगा सब मैंडिबुलर ठीक है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि हो जाएगा। आता है क्वेश्चन कि हमारी मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन, एक पैरोटीड, एक सब मैंडिबुलर, एक सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे ही मुख गुहा में अपने भोजन को रखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करता है, लार ग्रंथि अटेंशन हो जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि क्या होता है, अटेंशन होता है, और उसी समय क्या करता है, इसका स्राव करने लगता है। ग्रंथियों का क्या करता है, ये ग्रंथि से क्या होता है, लार का स्राव होने लगता है। जैसे अपने भोजन को जैसे मुंह में डालते हैं, सूखा सूखा थोड़ी महसूस होता है, जैसे ही अंदर जाता है ना, यहाँ मुख गुहा में आता है तो भोजन गीला हो जाता है। ठीक है, भोजन क्या होता है, गीला हो जाता है। अब भोजन जैसे ही गीला होगा तो क्या होगा, मुख गुहा में हमारा क्या होगा, उसका माने कि चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, मुख गुहा में कैसा हो गया भोजन, अब थोड़ा गीला टाइप का हो गया। ठीक है, जैसे ही खाते हैं तो भोजन क्या होता है, गीला टाइप हो जाता है हमारी मुख गुहा में। तो मुख गुहा में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहला है पैरोटीड लार ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो याद रहेगा, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटीड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। देखो पैरोटीड ग्रंथि क्या होता है ना, अगर एक्स्ट्रा में अपना पढ़ना चाहेंगे तो पैरोटीड ग्रंथि अधिकांश जब माने कि पैरोटीड ग्रंथि तो हम लोग में ही पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो सांप होता है, सांप में पैरोटीड ग्रंथि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो पैरोटीड ग्रंथि क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है, तो जो भोजन में बैक्टीरिया आए हुए रहता है। ठीक है, भोजन के साथ जब भोजन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आए हुए रहता है, तो उसी बैक्टीरिया क्या करता है, वो मारता है। ठीक है, उसी बैक्टीरिया क्या करता है, मारता है पैरोटीड ग्रंथि, अगर हमारे शरीर में है तो। अब जैसे ही सांप के शरीर में पैरोटीड ग्रंथि, सांप के शरीर में पैरोटीड ग्रंथि ज्यादा होता है,
तो यही क्या होता है, जहर का रूप ले लेता है। हमारे शरीर में कम है तो बैक्टीरिया का मारता है, और सांप के शरीर में बहुत ज्यादा होता है पैरोटिड ग्रंथि, जिसके चलते वो जहर का काम करता है। ठीक है, अब सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथिया से क्या होता है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। टाइलिन होता है, लाइपेस होता है, इसी नामक एक एंजाइम निकलता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है। जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। टाइलिन एंजाइम होता है, एक लाइसोजाइम, हाँ एक लाइसोजाइम होता है, इसी से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। ठीक है, आप पढ़ते हैं जैसे भोजन मुख गुहा से अंदर की ओर आता है। ठीक है, मुख गुहा से अंदर की ओर आता है तो कहां पहुंचता है, ग्रसनी में पहुंचता है। ठीक है, तो ग्रसनी क्या कहता है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का अगला भाग क्या है, जो जो आहार नल का अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। ठीक है, आहार नल का अगला भाग मुख गुहा होता है, और इसी मुख गुहा के पिछला भाग जो होता है उसको ग्रसनी बोलते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। और इसी में 2 गो छिद्र होता है, 2 गो छिद्र होता है ग्रसनी में। तो ग्रसनी में 2 गो छिद्र होता है, एक तो होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। अब देखो क्या होता है, हम जब भोजन करते हैं तो इसमें 2 रास्ता आगे बढ़ जाता है, हमारे शरीर में 2 रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 2 रास्ते आकर बढ़ जाता है। एक भोजन के लिए अलग चल जाता है, एक सांस के लिए अलग चल जाता है। तो जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार जाएगा कहाँ खुल जाएगा, ग्रास नली में। मतलब जो नली निकला रहेगा 2 गो पार्ट बटा रहेगा, तो पहला पार्ट क्या रहेगा, हमारा निगल द्वार। तो निगल द्वार जाएगा ग्रास नली में खुल जाएगा, और दूसरा होगा कंठ द्वार। वह कंठ द्वार कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुल जाता है। ठीक है, कंठ द्वार आगे जाकर क्या हो जाता है, श्वास नली में मिल जाता है। हम श्वास नली के लिए श्वसन का चैप्टर दूसरी का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रसनी का भाग कितना हो जाता है, ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, कंठ द्वार श्वास नली में और निगल द्वार ग्रास नली में खुल जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना है, ये जो दोनों कंठ द्वार है ना, कंठ द्वार और निगल द्वार, इनके बीच में एगो पट्टी जैसा रचना होता है। ठीक है, कंठ द्वार के ऊपर, ठीक है, कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसा रचना होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है। ठीक है, कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं। और यही एपिग्लॉटिक्स क्या करता है कि जो भोजन जाए हुआ, भोजन हम जब कर रहे होते हैं तो भोजन को क्या होता है, भोजन को ग्रास नली में न जाना है, तो वही क्या करते हैं, जैसे भोजन करते हैं ना, जैसे ही भोजन करेंगे तो क्या करता है, एपिग्लॉटिक्स कंठ द्वार के दरवाजा को बंद कर देता है। ठीक है, कंठ द्वार के दरवाजा को बंद कर देता है, ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। ठीक है, ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए, या भोजन ग्रास नली के जरिए आमाशय छोटी आंत में पहुंच जाए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग भोजन करते समय क्या होता है, भोजन करते समय सरक जाता है, खांसी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम अपनी दिमाग को कहीं और रखते हैं और भोजन कहीं और कर रहे हैं। तो भोजन करते हैं तो उस जो एपिग्लॉटिस होता है ना, उसका सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो क्या करता है, वो अचंभित हो जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आदमी भोजन कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि सांस ले रहा है। तो एक बार क्या होता है, चक्रिया आ जाता है एपिग्लॉटिस। तो क्या होता है, जैसे ही भोजन आता है तो कुछ भाग श्वास नली में चला जाता है, जिसके चलते क्या होता है, हमको खांसी आता है। श्वास नली में हवा ना चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। तो हम अगर भात दे देंगे तो क्या करेगा, वो निकालेगा नू, इसलिए खांसी आता है, छींक आता है, ताकि हम क्या करते हैं, भोजन को वापस निकाल देते हैं। तो एपिग्लॉटिक्स का कार्य समझ गए। ठीक है, ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। ठीक है, यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी, और जो इसमें होता है तो 2 गो छिद्र होता है, ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। ठीक है, पहला छिद्र क्या होता है, निगल द्वार। पहला छिद्र होता है निगल द्वार और दूसरा छिद्र होता है कंठ द्वार। निगल द्वार जाके ग्रास नली में खुलता है, निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है, और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। समझ में आया, निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है।
कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो क्या कहलाती है, एपिग्लॉटिस कहलाता है। जो क्या कहलाता है, एपिग्लॉटिस कहलाता है। हम आपको बता भी दिए एपिग्लॉटिस का कार्य क्या होता है। अब जो होता है भोजन ग्रास नली के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा आप कहां पहुंचता है, ग्रास नली में, ठीक है, ग्रसनी के द्वारा, सॉरी ग्रसनी के द्वारा भोजन कहां आता है, ग्रास नली में आता है। अब वहां पे जो भोजन होता है अब हो जाता है थोड़ा यानी गोला टाइप का बन जाता है, यहाँ अब गोला टाइप का बन जाता है तब सीधे ग्रसनी के द्वारा ग्रास नली, ठीक है। देन ग्रसनी के द्वारा क्या होता है, ग्रास नली में आता है। अब ग्रास नली में क्या होता है, भोजन को देखो क्या होता है, जो मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा में जो लार से सनाया था ना भाई, लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी में आता है और ग्रसनी के बाद क्या आता है, निगल द्वार के जरिए ग्रास नली में आता है, ठीक है। मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन, मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के जरिए ग्रास नली में पहुंचता है। निगल द्वार के जरिए कहां पहुंचता है भाई, ग्रास नली में पहुंचता है। समझ में आ रहा है। तो मुख गुहा में लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के जरिए ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। सवाल में ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव में कि आहार नल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। आहार नल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो क्या हम लगाएंगे टिक, ग्रास नली में। एक होता है रेक्टम या मलाशय, उसमें भी नहीं होता है, लेकिन रेक्टम और मलाशय देता नहीं है, चुपचाप वो दे देगा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत और मुख गुहा दे देगा और उसमें से एक ये दे देगा, ग्रास नली दे देगा। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें क्रमाकुंचन होता है। देखो जैसे ही भोजन ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली की दीवारों में फैलाव शुरू होता है। खाना खाएंगे तो क्या फैलाव शुरू होगा। ग्रास नली में संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, फैलाव शुरू होने लगता है, शीतलन शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं, ठीक है, क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्रमाकुंचन क्या होता है, जब भोजन को ग्रास नली में, जब भोजन क्या होता है ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवारों पर तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न होने लगता है। तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न होने लगता है या शीतलन या फैलाव शुरू होने लगता है। संकुचन होगा या तो ऐसी होगा, संकुचन मतलब फैलेगा, मतलब सिकुड़न होगा, सिकुड़ेगा, शीतलन मतलब ऐसा ही होगा, दाबेगा मतलब कि बल लगेगा, फैलाव मतलब जानिए रहे कि फैलेगा। तो ये सब काम जो होता है इसी काम को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। इसी काम को क्या बोलते हैं भाई, क्रमाकुंचन बोलते हैं। और क्रमाकुंचन का परिभाषा आएगा तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा यही है और यही है हमारा ग्रास नली। ग्रास नली कभी सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा, नहीं तो भोजन अगर ग्रास नली सीधा रहेगा तो भोजन खाएंगे तो डायरेक्ट धप धप गिरेगा नू। तो इसलिए ग्रास नली सीधा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है ताकि भोजन आए तो धीरे धीरे करके नीचे आए। तो यही टेढ़ा टाइप का होता है। ये हमारा जो भोजन होता है ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक है, लार से सना हुआ भोजन होता है और इस भोजन में क्या होता है, संकुचन या शीतलन विधि के द्वारा ग्रास नली के जरिए क्या किया जाता है, अमाशय में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ग्रास नली के जरिए कहां पहुंचाया जाता है, अमाशय में। अब भोजन कहां पहुंच जाता है भाई, अमाशय में पहुंच जाता है। अब भोजन कहां पहुंच गया, अमाशय में। ग्रास नली से भोजन कहां पहुंच गया, अमाशय में। अब पढ़ता है कि अमाशय क्या होता है, आप इसको नोट कर ले। तब हम लोग ग्रसनी और ग्रास नली में पढ़ चुके। अब हमारा अगला भाग है अमाशय। ग्रास नली से भोजन कहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। अब देखते हैं कि अमाशय में भोजन का क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है, पाचन में क्या क्या किया जा रहा है अमाशय में। तो देखो बुआ, जब ग्रसनी से आया ग्रास नली में, ठीक है, अब ग्रास नली से भोजन कहां पहुंचा, क्रमाकुंचन विधि से, ग्रास नली से होकर क्रमाकुंचन विधि हुआ था। अब यह भोजन अमाशय में आता है। तो देखो अमाशय में जो भोजन आता है ना, देखो यहाँ से कि अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, ठीक है। इधर से बताए अमाशय, अमाशय। तो देखो जो आपको दिखाई दे रहा है स्टोमक, ये स्टोमक ये दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ के, ठीक है, ये थैली जैसी रचना दिखाई दे रही है। ऐसे थैली जैसी रचना रहती है उसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। तो अमाशय एक थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के, हमारे उदर गुहा के बाईं ओर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। अमाशय क्या होती है,
उदर अमाशय तो एक तो थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के, ठीक है, पेट के बाईं ओर, ठीक है, पेट के बाईं ओर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है, जिसे अमाशय बोलते हैं। ठीक है, अमाशय क्या है? तो अमाशय एक थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। ऐसे मतलब ऐसे होती है ना, ऐसे अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, ऐसे फैली होती है। देखो, तो अमाशय ये हो गया। अमाशय के भाग होता है 3। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फुंडिक और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। तो अमाशय होता है ना, अमाशय 3 भाग में बढ़ जाता है। पहला हमारा क्या होता है? कार्डियक, दूसरा क्या होता है? फुंडिक और तीसरा क्या होता है? पाइलोरिक। देखो, अमाशय के पहला भाग को कार्डियक बोलते हैं, मध्य भाग को फुंडिक बोलते हैं और पश्च भाग, पिछला भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। तो क्या होता है, ग्रास नली से भोजन जो आता है ना अमाशय में, तो अमाशय से पहले कहाँ पहुंचता है? कार्डियक में पहुंचता है। अमाशय से पहले क्या पहुंचता है? कार्डियक में पहुंचता है। ठीक है, अब एक चीज में ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही अमाशय में भोजन आएगा ना, तो उसमें जो होता है ना, 3 गो चीज होता है। ठीक है, 3 गो चीज होता है जो बताए हैं अभी। भाग होता है कार्डियक होता है, फुंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। इसमें 3 गो चीज होता है। अब अमाशय में ही जठर ग्रंथि होता है। ठीक है, अमाशय में ही जठर ग्रंथि होता है। ठीक है, और जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जैसे अमाशय होता है ना, अमाशय के जो भीतरी दीवार होता है उसी पर जठर रस अपना कब्जा करके बैठा रहता है, ताकि भोजन, जो भोजन में हम जो पढ़े थे ना, ये आएगा श्लेष्मा या म्यूकस होता है, वित्तीय अम्लजन और मुखिया जाइमोजिन होता है। जठर ग्रंथि जब पढ़ेंगे ना, इसमें जठर ग्रंथि के लिए एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमाशय में क्या होता है कि जठर ग्रंथि स्राव होता है, जठर ग्रंथि होता है अमाशय में। और जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, वित्तीय या अम्लजन कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। तो जो ये जठर ग्रंथि की कोशिका होती है, 3 गो कोशिका होती है और 3 ही कोशिकाएं एक साथ मिलकर जठर रस का स्राव करती है। ठीक है, 3 ही कोशिकाएं क्या होती है, एक साथ मिलकर जठर रस का स्राव करती है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं, जो जठर ग्रंथि की कोशिका होती है 3 प्रकार की होती है। पहला जो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका होता है, दूसरा वित्तीय या अम्लजन कोशिका होता है, तीसरा मुख्य या जाइमोजिन कोशिका होता है। और 3 ही कोशिकाएं एक साथ मिलकर जठर रस का स्राव करती है, गास्ट्रिक जूस का स्राव करती है। 3 ही कोशिकाएं एक साथ मिलकर क्या करती है, गास्ट्रिक जूस का स्राव करती है, जठर रस का स्राव करती है। अब देखो भाई, जो जठर रस होता है ना, तो जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मतलब HCl होता है। जठर रस में ही श्लेष्मा या म्यूकस होता है और उसी में ही एक निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। जठर रस में क्या क्या होता है, पहला HCl होता है, दूसरा क्या होता है, जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस होता है, तीसरा इसमें क्या होता है, एक निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। अब क्या होता है, जो HCl होता है ना, HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, अम्लजन कोशिकाओं से होता है। अभी जो HCl होता है वो क्या करता है, जो भोजन में जीवाणु आए रहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो आए रहते हैं भोजन में, उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। और HCl जो होता है वो भोजन के पाचन में बहुत काम करता है। अम्लीय भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिससे क्या होता है, वो जीवाणु आगे ही मर जाते हैं। अम्लीय में आकर HCl क्या करता है, उसको मार देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो HCl होता है ना, HCl जो होता है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। HCl क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और यही एंजाइम क्या होता है, यही एंजाइम क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो क्या हम लिखे इसमें, जठर रस में HCl होता है,
म्यूकस होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है, लिखा है ना, HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। HCl का यह काम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके आता है कि जो HCl होता है वह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है और पेप्सिन जैसे ही जागता है, उठता है, तो क्या करता है, यह भोजन के प्रोटीन पर काम कर, प्रोटीन पर क्या करता है, अपना कार्य करता है। ठीक है, भोजन को प्रोटीन पर अब अपना कार्य चालू कर देता है और प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। HCl चूंकि जीवाणुनाशक होता है जो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदरगुहा के बायु और अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय के 3 भाग होता है, कार्डियक होता है और पुंडिक होता है, तीसरा पाइलोरिक होता है। जब भोजन ग्रास नली से आमाशय में आता है तो इसमें आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि का स्राव होता है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा होता है हमारा भीतीय या अम्लजन कोशिका, तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका और यही तीनों कोशिकाओं का सम्मिलित रूप जठर रस स्राव होता है। ठीक है, अब जठर रस में HCl होता है, म्यूकस होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। HCl का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। HCl क्या करता है, भोजन में आए बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है और HCl ही क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है और पेप्सिन क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर काम कर उसे क्या बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ तक समझ में आया, आप इसको नोट कर ले। अब क्या होगा, अब हम जो अमाशय पढ़ रहे थे, अमाशय में क्या हो रहा था, HCl अपना भूमिका निभा रहा था। HCl जो होता है वो अम्लजन कोशिकाओं से स्राव हो रहा था। सेम उसी तरह जो म्यूकस है, म्यूकस वो म्यूकस कहाँ से स्राव होता है, श्लेष्मा या म्यूकस ग्रंथि कोशिका से स्राव होता है और वो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा कि भोजन को चिपचिपा कौन से ग्रंथि बनाता है, तो म्यूकस कोशिका बनाता है। म्यूकस कोशिका क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब यहाँ तक हुआ। अब देखो, मनुष्य में जो प्रतिदिन होता है ना 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्य होता है उसमें प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव किया जाता है। ठीक है, मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव किया जाता है। एक चीज हम ध्यान में देंगे कि एक और सवाल आता है कि अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर क्या है। ठीक है, अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर घाव माने कि पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, यह आता है। तो भाई अल्सर घाव जाहिर सी बात है यह अमाशय में होगा। ठीक है, अल्सर घाव जाहिर सी बात है यह अमाशय में होगा। क्यों होता है, तो देखो अमाशय की ग्रंथियां से कभी कभी अत्यधिक अम्ल स्राव होने लगता है। अमाशय में जो ग्रंथि होता है, कौन ग्रंथि होता है, अम्लजन कोशिका होता है, उससे क्या होता है, कभी कभी अत्यधिक HCl का स्राव होता है। ठीक है, ज्यादा HCl का स्राव होता है। ठीक है, अत्यधिक अम्ल का स्राव होने लगते हैं जिसके कारण अमाशय को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस आएगा कि अमाशय को सुरक्षित कौन रखता है, म्यूकस। चाहे ऐसे आएगा कि अमाशय को अम्ल से सुरक्षित कौन रखता है, तो म्यूकस रखता है। तो क्या होता है, कभी कभी अमाशय में अम्ल ज्यादा स्राव होने लगता है तो म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस की मात्रा कम हो जाती है और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सुरक्षित रखने वाला म्यूकस जो होता है उसका स्राव घट जाता है, वह कम पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवारों के आंतरिक स्तर में, आंतरिक अमाशय की दीवार ना अंदर से कहीं कहीं माने कि क्या होता है, गोलाकार और धंसा हुआ कुछ निकल आता है, गोलाकार और धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव क्या कहता है, ऐसा घाव किसे कहते हैं, ऐसा घाव जो होता है अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ऐसा घाव क्या कहलाता है, अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ये सवाल मुख्य रूप से आता है। ठीक है, और अमाशय में ही वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है। तो देखो अमाशय में हम किसका पाचन कर रहे थे, प्रोटीन का जो आया था हुआ। ठीक है, अमाशय में जो आया था प्रोटीन वोटीन का, उसका पाचन कर रहे थे। अब संगे संगे क्या होगा,
अब वसा का भी पाचन होगा। तो अमाशय में जो होता है ना, अमाशय में वसा युक्त पाचन होता है और वसा का यहाँ आंशिक पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। और वसा को पचाने वाला एक ही एंजाइम है, वो कौन एंजाइम है? लाइपेस एंजाइम है। ठीक है, तो इसके जरिए क्या होता है, ये अग्नाशय से लाइपेस एंजाइम को सप्लाई किया जाता है। तो अग्नाशय से क्या होता है, लाइपेस एंजाइम क्या आता है, अमाशय से। और ये क्या करता है, वसा का आंशिक पाचन क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेस। ठीक है, इसको लाइपेस बोलते हैं, लेकिन लिखा है किताब में गैस्ट्रिक लाइपेस, तो इसका नाम गैस्ट्रिक लाइपेस होगा अमाशय में, जो कि वसा का पाचन प्रारंभ कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेस क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। जो भोजन का वसा होता है ऊपर गैस्ट्रिक लाइपेस क्या आता है, एंजाइम आता है। भोजन को वसा पर गैस्ट्रिक लाइपेस अपना काम करता है और उसे गैस्ट्रिक लाइपेस जरिए काम किया जाता है भोजन को, तो वसा को क्या बदलता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद जो भोजन होता है ना, भोजन ग्लिसरॉल में बदल दिया, अब भोजन अब किसका स्वरूप बन जाता है, गाढ़े लेई का नहीं बन जाता है, खूब गाढ़ा बन जाता है। ठीक है, गील जिससे नहीं होता है, गील हो जाता है, ज्यादा पानी होता है, अब गील हो जाता है, चिपचिपा भी हो गया, अब गील लेई खानी हो गया। अब जब लेई खानी बन जाता है ना, तो उसी लेई को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो अब अमाशय में भोजन का स्वरूप कैसा होता है, गाढ़े लेई का जैसा हो जाता है, जिसे हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब जैसे अमाशय में इतना काम हो गया, अब अमाशय से जो पाइलोरिक छिद्र होगा, अमाशय के पिछला भाग, अंतिम भाग, वही पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचेगा। अब भोजन कहाँ पहुंचेगा, पाइलोरिक, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत का भी भाग होता है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। जैसे ही जाएगा भोजन ग्रहणी में, ठीक है, अब ग्रहणी भी काम करेगा, जेजुनम भी काम करेगा और इलियम भी काम करेगा। फिर इसमें जो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन कर लिया जाता है। ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन कर लिया जाता है। अब इस भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है, छोटी आंत से अब बड़ी आंत में भोजन को भेज दिया जाता है। ठीक है, पाचन हो गया भोजन छोटी आंत में, अब जितना इसमें से बंटवारा करना होगा अब बंटवारा कर दिया जाएगा। अब जब अपचा भोजन होता है, वह अपचे भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत क्या करता है, भोजन में जो अपचे भोजन होता है उसमें जल होता है, उस जल को अवशोषित कर लेता है। अब यही बड़ी आंत के जरिए धीरे धीरे कोलन में पहुंचता है और कोलन में क्या करता है कि ये जो होता है ना, कोलन में पार्ट बटा होता है, कोलन का ही पार्ट 3 होता है। अब उसके जरिए क्या क्या कहाँ आता है, रेक्टम या मलाशय में आता है और यहाँ जो अपचा भोजन होता है वहीं पर जाकर संचित हो जाता है और हम पुनः उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे छोटी आंत के बारे में, उसके बाद अग्नाशय, तब उसके बाद हम पढ़ाएंगे आंत ग्रंथि और बड़ी आंत। इतना पढ़ा, एक यकृत बच रहा है और यकृत इतना पढ़ा देंगे तो हमारा यह चैप्टर क्लोज होगा। और मैं इसको पीडीएफ भी बना रहा हूँ। ठीक है, इसको पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ भी हम बनाए हैं बिहार बोर्ड के लिए सबसे अच्छा। ठीक है, और खूब सुंदर सुंदर बनाया गया है ताकि आप लोगों, और वो भी आसान भाषा में बनाया गया है चैप्टर 1 का। इसी के जरिए हम आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। तो आप यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों के पास भी आप शेयर भी कर सके। ठीक है, और नए नए अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इतना सुंदर सुंदर आपको पूरा फुल नोट्स के साथ दिया जाएगा। ठीक है, फुल नोट्स के साथ दिया जाएगा, एक चैप्टर तक आपको संपूर्ण आज भेज दिया जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लिखिए कि पीडीएफ, आपको उसी समय हमारे चैनल पर पीडीएफ चला जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पीडीएफ भी निकाल भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसको नोट कर लें।